हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये प्रैक्टिस सेट आपका EMRS TGT PGT जैसे हॉस्टल वार्डन और किसी अन्य एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश ग्रामर आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले आपके ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए जो कि आपकी EMRS TGT PGT की प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। आप वहां जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में वे सभी आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज इज करेक्ट फॉर द एडजेक्टिव अ काइंड मैन। आपके पास एक फ्रेज दिया गया है अ काइंड मैन, ये एडजेक्टिव है अ काइंड मैन। इसके लिए जो करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज है वो क्या हो जाएगा, दिया गया है काइंडली हर्टेड मैन, तो ये आपका नहीं होगा, इनकरेक्ट है। अ मैन ऑफ काइंड हर्टेड, ये आपका नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। अ मैन विद अ काइंडली हर्ट, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा अ काइंड मैन के लिए, ठीक है ना। अ काइंड मैन के लिए जो करेक्ट एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा अ मैन विद अ काइंडली हर्ट। ओके, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्बियल फ्रेज। तो इन एग्जांपल से आप लोग क्या करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूं वे सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है एडवर्बियल फ्रेज फॉर रिसेंटली, एक एडवर्ब दिया गया है रिसेंटली, इसके लिए एडवर्बियल फ्रेज कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए सिमिलर हैं, एट दिस मूवमेंट, तो ये आपका नहीं होगा, इनकरेक्ट है। ये एट दैट मूवमेंट, ये भी इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। एट नाउ, अभी, ये भी इनकरेक्ट रहेगा। जो बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट है रिसेंटली का एडवर्बियल फ्रेज वो है आपका जस्ट नाउ, अभी, ठीक है ना। रिसेंटली मतलब अभी, जस्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। सिंथेसिस के सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, तो सिंथेसिस को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है आरआर अकेडमी फिरोजाबाद, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज पनिश्ड, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ही वाज पनिश्ड। और दूसरा सिंपल सेंटेंस है द पनिशमेंट वाज अनजस्ट, यानी कि जो पनिशमेंट था वो कैसा था, अनजस्ट था, अन्यायपूर्ण था। हम किस तरीके से इसको कंबाइन करेंगे, तो जब 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए हों उनको कंबाइन करने के सारे तरीके मैंने आपको सिंथेसिस कराया था तब बता दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर है पनिश्ड, यानी कि ये वर्ब है, यहाँ दिया गया अनजस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको एडवर्ब के तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। पनिश, तो यहां दिया द पनिशमेंट वाज अनजस्ट, सो इसको हटाएंगे, ये इनकरेक्ट है। ही वाज पनिश्ड फॉर अनजस्ट, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, अनजस्ट के लिए पनिश्ड नहीं किया गया था, पनिशमेंट अनजस्ट था। ही वाज पनिश्ड बाय अनजस्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है, इसको भी हटाएंगे। यहां दिया गया ही वाज अनजस्टली पनिश्ड, बिल्कुल ठीक है, उसको अन्यायपूर्ण तरीके से दंड दिया गया था, राइट वन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही वाज मेकिंग टॉयज इन द इवनिंग। तो एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। यहां से आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और बेसिकली ये सभी लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है ही वाज मेकिंग टॉयज इन द इवनिंग। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम अप्लाई कर देते हैं। तो ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इसको उधर ले जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये आपका हिम बन जाएगा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है टॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग वाज था, टॉयज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, बींग लगा देते हैं। जो कंटिन्यूअस वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद में बींग लगा देते हैं,
और मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉयज क्या हो जाएगा, टॉयज वर मेड, यहाँ पर वर तो दिया गया बट यहाँ पर बीइंग नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। टॉयज वुड दिया है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टॉयज आर दिया है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है टॉयज वर बीइंग मेड, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी V3 है, बीइंग लगा हुआ है और वर अकॉर्डिंग टू टॉयज, दिस इज द राइट आंसर। टॉयज वर बीइंग मेड बाय हिम, हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था ही, इसको ऑब्जेक्ट बनाकर लाए, हिम लगा दिया। इन द इवनिंग, ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड द सर्वेंट पोस्ट दोज लेटर्स। इसको भी हमें पैसे बनाना है तो बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि टेंस किसका है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड लगा हुआ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, इसको इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे। अब हमें क्या करना, पास्ट का है तो इसकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, या तो वाज हो जाएगी या फिर वर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, दोज लेटर्स। अब दोज लेटर कैसे हैं, प्लुरल नंबर है, तो दोज लेटर्स के लिए वर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वर लगाएंगे, तो कहां पर है, यहाँ वर है नहीं है, यहाँ वर है नहीं है, यहाँ पर वर है नहीं है, केवल एक ही सेंटेंस में वर है, तो ज्यादा देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम बिना देखे ही यहाँ से राइट टिक कर सकते हैं अगर इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए जिनमें कोई वर नहीं है। तो वर और उसके बाद में न्यू सब्जेक्ट, वर दोज लेटर्स, ठीक है ना। और ये क्या है, पोस्ट, V3 कर दिया हमने, बना दिया पोस्टेड, इसके द्वारा बाई द सर्वेंट, ये सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। याद रखना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते इनडायरेक्ट नरेशन में, बट एक्टिव से पैसे बनाते समय जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जो भी क्वेश्चन मार्क होता है, वो जैसा होता है वैसा का वैसा ही हम छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन योर बुक, कमांडेबल सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, इस तरीके के सेंटेंस है जिसमें कमांड दिया गया हो इंपेरेटिव तरीके से, ओपन योर बुक, तो लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा लेट योर बुक्स ओपन, ठीक है ना। तो लेट योर बुक्स बी ओपन, बिल्कुल ठीक है, लेट, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो योर बुक्स बन जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, और वी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज वन, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है आपके सिलेबस में, बट ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं है, इसलिए आपको हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके को समझ लेना जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव वैसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, नोट लगा दो नेगेटिव बन जाएगा, बट जब बात ट्रांसफॉर्मेशन की आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए बट उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, शास्त्री वाज एन ऑनेस्ट मैन, शास्त्री एक ईमानदार व्यक्ति थे, ठीक है ना, ये सेंटेंस है। अब इसका जो मतलब है वो मतलब रहना चाहिए, और सेंटेंस में यानी नेगेशन नोट भी लग जाना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे बिलोंग शब्द का इस्तेमाल करना पड़े या कोई नई फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट उसमें नोट लग जाना चाहिए। तो क्या है, शास्त्री इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तो नॉट एन ऑनेस्ट मैन कर देंगे, इसका मतलब ये है कि शास्त्री एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। शास्त्री वाज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, इसका मतलब भी वही है कि शास्त्री एक ईमानदार व्यक्ति नहीं थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट तौर पे दिया गया शास्त्री वाज एन ऑनेस्ट मैन, शास्त्री एक ईमानदार व्यक्ति थे, ठीक है। शास्त्री वाज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन, दैट इज वन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है शास्त्री वाज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन, शास्त्री एक बेईमान व्यक्ति नहीं थे। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि वो बेईमान नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ईमानदार है, तो मतलब वही हो गया कि शास्त्री वाज एन ऑनेस्ट मैन, शास्त्री वाज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन। मैंने कहा था कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम एंटोनियम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब बिलोंग शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नोट लगा देते हैं। आगे दिया गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, अगेन हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है।
एवरीबॉडी वाले सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो दिया गया है एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, कैसे करेंगे? एवरीबडी डज नॉट हेट। अब एवरीबडी दिया गया है, डज नॉट हेट दिया गया, मतलब ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। देयर इज नन, ऐसा कोई नहीं है। कैसा? हु डज नॉट लव, जो अपने देश से प्यार नहीं करता हो, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है जो अपने देश से प्यार नहीं करता हो। बेसिकली एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, मतलब बात एक ही आ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, आगे दिया है नोबडी हेट्स, कोई भी व्यक्ति अपने देश से घृणा नहीं करता, मतलब साफ है, जब घृणा नहीं करता मतलब प्यार करता है। क्या हो जाएगा? एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। मतलब हमारा ये हो गया कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दो करेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ओके, तो डी को टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शी इज फिर है ब्लैंक प्रेज्ड फॉर हर ब्यूटी, और दिया गया है फिर से ब्लैंक एडमायर्ड फॉर वर्च्यूज। तो यहां पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट के लिए दो दो वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति दो दो काम कर रहा है या एक ही व्यक्ति की दो दो क्वालिटी दिखाई जा रही है। मतलब हम क्या करते हैं, जब दो तरीके की क्वालिटी एक ही व्यक्ति के लिए है तो नॉट ओनली बट आल्सो का हम यूज कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम आंसर दे देंगे नॉट ओनली बट आल्सो। शी इज नॉट ओनली प्रेज्ड फॉर हर ब्यूटी, वह सिर्फ ब्यूटी के लिए ही प्रशंसित नहीं की जाती है, बट आल्सो एडमायर्ड फॉर हर वर्च्यू, बल्कि अपने अच्छे गुणों के लिए भी उसकी प्रशंसा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हिज पॉवर्टी ही वाज रेस्पेक्टेड बाई ऑल। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखना है, सारी चीजों को ऐसा लग रहा होगा कि सारे पॉइंट सही हैं, तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज पॉवर्टी यानी अपनी गरीबी के कारण वह हर जगह पर रेस्पेक्ट पाता है। गरीबी के कारण भाई कौन रेस्पेक्ट पाता है, मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ गरीबी के कारण हो जाएगा, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। बिसाइड्स ऑफ मतलब गरीबी के अतिरिक्त वह रेस्पेक्ट पाता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद? गरीबी के बावजूद, मतलब गरीब है फिर भी क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यू मस्ट स्पेस पे द बिल एट वंस, और फिर से खाली जगह है रिटर्न द गुड्स, मतलब सामान को या तो पे द बिल्स, या तो बिल पे कर दो या फिर सामान वापस कर दो। सिंपल सा सेंटेंस है। यहां दिया नेदर, नेदर के साथ में और नहीं लगता, नॉर लगता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वेदर और हो सकता है बट यहां पर शूट नहीं करेगा। यू मस्ट वेदर दिया गया, यू मस्ट वेदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द बिल, तो ये हमारा वैसे तो शूटेबल है बट हमें एक्यूरेट देखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एदर और एदर, और ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यू मस्ट एदर पे द बिल्स एट वंस और रिटर्न द, क्या रिटर्न करना है? गुड्स। या तो तुम बिल पे करो या फिर सामान को वापस कर दो। ठीक है, एदर और। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि चूज क्या करना है, सिंपल सेंटेंस को चूज करना है दिए हुए ऑब्जेक्ट में से फॉर द सेट ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस दिए गए, ही हैज 3 daughters और दिया है ही वांट्स टू मैरी देम। इन दोनों सेंटेंस को यानी कि कंबाइन कर देना, सिंथेसाइज करना है, उसके बाद में एक सिंपल सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिएगा कैसे करेंगे। ही वांट्स टू मैरी हिज डॉटर्स, वह अपनी पुत्रियों की शादी करना चाहता है। सेंटेंस तो सिंपल है बट इसका मतलब यानी ये कंबाइन नहीं किया गया, सेंटेंस तो सिंपल है। ही हैज 3 daughters, उसके पास 3 बेटियां हैं। एंड लगाया मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। ही हैज 3 daughters टू मैरी, उसके पास 3 बेटियां हैं शादी के लिए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ही वांट्स मैरिज फॉर हिज 3 daughters, ये हमारा इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें बताना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से कौन सा है दिए हुए इन सेंटेंस के लिए। पहला सेंटेंस है ही रीच्ड द स्टेशन, दूसरा है इट वाज रेनिंग। दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है, इनके लिए बिल्कुल करेक्ट। चलिए देख लेते हैं। ही रीच द स्टेशन वाइल रेनिंग, वह स्टेशन तब पहुंचा जब बरसात हो रही थी, यानी वो बरसते हुए टाइम में स्टेशन पहुंचा। सेंटेंस तो ठीक है, बट ये है कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस तो सही है बट ये सिंपल सेंटेंस है। हमें पूछा क्या गया है, कॉम्प्लेक्स पूछा गया है। अगर सिंपल पूछा गया होता तो ये आंसर हो जाता। ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा कब, व्हेन इट वाज रेनिंग। बिल्कुल ठीक है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, यही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, कब, रेनिंग, बरसात के बावजूद। ही रीच द स्टेशन, बरसात हो रही थी उसके बावजूद भी स्टेशन वो पहुंच गया। ये भी सेंटेंस सही है बट ये कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा है ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर कंपाउंड पूछा गया होता तो आप इसको टिक कर देते। अभी ये सही नहीं है, मतलब कंपाउंड है, ये सिंपल है और केवल एक ही हमारा ठीक है जो कि कॉम्प्लेक्स है। ही रीच द स्टेशन बट इट वाज रेनिंग, वह स्टेशन पहुंच तो गया लेकिन बरसात हो रही थी। सेंटेंस ये भी ठीक है बट ये कैसा है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। ये भी क्या है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अगर इनकरेक्ट वाले पूछे जाते कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट हो, तो सेंटेंस तो चारों ही करेक्ट हैं। इसके लिए सिंथेसाइज किया गया, यानी इसको कंपाउंड किया गया, कंबाइन किया गया। बट यहां पर ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है। हमें केवल कॉम्प्लेक्स पूछा गया था, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो स्पेलिंग पे अच्छी कमांड रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट मोस्ट पॉपुलर जो वर्ड होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, रिपीटेड, उनको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। देखिए यहां दिया गया है निग्लेक्टफुल, तो कभी भी किसी सेंटेंस में जब फुल आ जाए तो फुल में डबल एल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से एल हटा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। कटिंग में टी डबल होता है, याद रखिएगा, यानी ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। यहां दिया बेन मतलब प्रतिबंधित करना, तो बी ए डबल एन होता है, बी ए डबल एन ई डी, ये भी इनकरेक्ट है। यहां दिया गया कटर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर, कटर, ये बिल्कुल स्पेल्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां दिया है डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि इसको हमें अपने कॉमन सेंस से फिल करना है। यहां पर कौन सा वाला वर्ड है जो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। दिया गया है ए, उसके बाद ब्लैंक डाइट, तो कैसी, हेल्दी डाइट, हेल्थफुल डाइट, हेल्दियर डाइट या फिर हैवी डाइट। तो याद रखेंगे जो आपका पोषक आहार होता है उसको हम हेल्दी डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्दी डाइट, ये फ्रेज होती है। और हेल्दी डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर दिया गया है चूज, सही तो था वो, चीज हैज बीन नोन टू बी अ वेरी सक्सेसफुल, फिर है खाली जगह, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड लाइट कलर, यानी कि जो चीज होता है उसको जाना जाता है बहुत ही सफलतापूर्वक। अब यहां पर हमें कोई वर्ड यूज करना है, बेट, वेट, हैवी और वेट। ड्यू टू इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण और लाइट कलर, यानी इसका जो लाइट कलर होता है, हल्का ब्राउन कलर होता है, इसके कारण उसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, इसके कारण इसको जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, वेट, हैवी, वेट और बेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेट। इसका मतलब होता है चारा। क्या होता है, चारा। या हम ये कहें कि जब किसी चीज को अट्रैक्ट करना हो, जैसे बच्चों को भी अट्रैक्ट करना हो, तो चीज घर में रख दो, बच्चे उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देंगे कि फ्रिज में चीज रखा है, इसको खाना थोड़ा थोड़ा। इसी तरीके से जो मछलियां पकड़ने वाले होते हैं तो अपना जो फिशिंग हुक होता है उस पर चीज लगा लेते हैं, जिसके कारण इसको पॉपुलरली क्या जाना जाता है, बेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इसमें इरर पार्ट फाइंड आउट करना है। ही कैन राइट, वह लिख सकता है, द लेटर, वह पत्र लिख सकता है, इन इंग्लिश, इंग्लिश में। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
आगे दिया गया है इफ ही वांटेड, तो ये है कैन और ये है वांटेड। तो हम क्या करेंगे, या तो कैन हटाएंगे या वांटेड हटाएंगे, एक चीज हटा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या वो लिख सकता है, हम कहें किसी की पॉसिबिलिटी दर्शाई जाए तो बोलते हैं कि वो ऐसा काम कर सकता है अगर वो चाहे तो इस तरीके की कंडीशन में हम लास्ट वाला पोर्शन ही हटाएंगे, वांटेड को वांट में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है व्हेन द पब्लिशर, जब प्रकाशक इज नॉट बिजी, यानी कि जब प्रकाशक बिजी नहीं होता, फ्री होता है, ही यूजेज टू टॉक द राइटर्स, तो वो राइटर से बात करता है। अब यहां पर एक हैबिचुअल एक्शन दिखाया जा रहा है कि जब पब्लिशर फ्री होता है तो वो राइटर से बात करता रहता है। इसका मतलब ये है, यहां पर यूजेज टू टॉक है, ये क्या है, सही है। तो देखिए जब पास्ट का हैबिचुअल एक्शन होता है तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, बट जब प्रेजेंट के हैबिट के बारे में बात कही जा रही है तो सिंपल प्रेजेंट में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहां पर दिया गया है आपका यूजेज टू टॉक, तो ये फ्रेज जो है ये गलत है। यहां पर केवल क्या हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा, मतलब ही टॉक्स, इतना हो जाएगा, ये करेक्ट है और इसीलिए हमारा ये वाला पोर्शन इनकरेक्ट। आगे है फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन हमारे पास एक एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है। इफ अ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि एक विकासशील देश, विकासशील देश का मतलब है जो विकसित नहीं हो पाया है पूर्ण रूप से, विकास हो रहा है उसका, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हालांकि अब विकसित होता जा रहा है, बस कंप्लीट होने में थोड़ा बहुत टाइम है। तो इफ अ डेवलपिंग कंट्री विल बिकम और डेवलप, अगर एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड होना चाहता है, सॉरी होगा, यहां पर है होगा, इट हैज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, तो कंडीशन दी गई है। यहां पर क्या है, मस्ट वाला जो काम है, मतलब चाहिए वाला, और टू वाला जो भाव है वो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब मैं ये कहूं कि अगर इस फैक्ट्री को ग्रोथ करना है तो इसमें मजदूरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। मतलब इफ दिस फैक्ट्री इज टू ग्रोथ, तो इसी तरीके से यहां पर हम करेंगे कि इफ अ डेवलपिंग कंट्री इज टू, यहां पर हो जाएगा इज और टू बिकम, ठीक है ना। इफ अ डेवलपिंग कंट्री इज टू बिकम, ये मतलब हैज टू हैव टू वाला कंडीशन बन गया, हैज टू और हैव टू वाला जो कंडीशन, यानी जाना है, खाना है, आना है, ये वाला, यानी कि एक फैक्ट्री को, एक देश को, जो विकासशील देश है उसको डेवलप होना है, ये मतलब इसका हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, तो इसको फॉरेन इन्वेस्टर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहां पर हैज टू का यूज किया गया है, यहां पर इज टू का इस्तेमाल हमने किया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, आंसर कौन सा था, आंसर हो जाएगा इट हैज टू, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मुजफ्फरपुर इज स्पेस फ्रॉम पटना देन हाजीपुर, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे देन लगा हुआ है, अब देन जिसमें आ जाए तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कंपेरेटिव फॉर्म में जो एडजेक्टिव होगा उसे यूज करेंगे। फार मतलब दूर, तो ये नहीं होगा। फार्दर, देखिए फार का जो सेकंड फॉर्म होता है, यानी कि कंपेरेटिव फॉर्म होता है, वो होता है फार्दर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्दर का मतलब होता है कुछ और, ये वाला इनकरेक्ट है। फर्दर का मतलब कुछ और होता है और फार्दर का मतलब होता है दूर, मतलब दूर, और ये और दूर, और दूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट वाज टेकन टू द, फिर दिया गया है हॉस्पिटल। इस तरीके के क्वेश्चंस की भरमार होगी एग्जामिनेशन में, जिसमें आपका 50% कॉमन सेंस चलेगा और 50% क्या चलेगा, स्ट्रक्चर, किस आधार पर ये सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए, द पेशेंट वाज टेकन टू द, उसके बाद है ब्लैंक हॉस्पिटल, इसको हटाइए, ये अननेसेसरी टाइप हो गया है। तो नियरर हॉस्पिटल, अब नियरर कब लगाते, जब कोई कंपैरेटिव फॉर्म का एडजेक्टिव और होता, नियरर देन लगा होता तो ये नहीं करेंगे।
नेक्स्ट मतलब अगला। आप जब कहीं पर पेशेंट की बात आ जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो सबसे नजदीक हॉस्पिटल होगा वहां पर उसे ले जाया जाता है। तो द पेशेंट वाज टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मतलब मरीज को सबसे करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। ही वाज राइटिंग अ लेटर विद वन हैंड एंड स्मोकिंग अ सिगरेट विद द, यहां पर फिल करना है हमें एक और वर्ड। क्या करेंगे? अदर, एनोदर, सेकेंड, एनी अदर। तो एक हाथ से वो क्या कर रहा है? ही वॉज राइटिंग अ लेटर विद वन हैंड, एक हाथ से तो वो लेटर लिख रहा है और दूसरे से, दूसरे के सेंस में क्या करेंगे? अदर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे के सेंस में क्या करते हैं? अदर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, अदर, दूसरे, ठीक है। तो अदर हैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक। सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड द, फिर से हमारे पास ब्लैंक है, एंड द वर प्लेइंग टेनिस। अब क्या हो गया? कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? एनोदर लगाएंगे या अदर लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, एनी अदर लगाएंगे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? अदर लगाएंगे। अब अदर का इस्तेमाल आप लोग समझ लीजिए, अदर प्लस सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर या प्लुरल नाउन दोनों के साथ में कर सकते हैं। किस सेंस में? दूसरा या दूसरा, दूसरा या दूसरे के संदर्भ में, ठीक है ना। दूसरा या दूसरे के संदर्भ में सिंगुलर या प्लुरल नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ही विल टेक, यहां दिया गया 5 आवर्स टू डू दिस वर्क। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें अदर, एनोदर, सेकंड, एनी अदर इस तरीके का ऑप्शन हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां पर इस तरीके का यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया जैसे 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन दिया गया हो। अब इसके साथ में जो हम प्लेस करेंगे वो क्या करेंगे? वो प्लेस करेंगे एनोदर, ऑप्शन नंबर बी, एनोदर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन। ये कंडीशन होती है, इसका मतलब होता है दूसरे 5 घंटे, ठीक है ना। अब एनोदर का जो इस्तेमाल होता है, एनोदर का एक इस्तेमाल तो मैंने ये बता दिया, एनोदर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन। दूसरा एनोदर प्लस सिंगुलर नाउन, एनोदर प्लस सिंगुलर, ये किस अर्थ में होता है? इसका जो मतलब होता है अन्य, या फिर मैं कहूं अतिरिक्त, ठीक है ना, अतिरिक्त, अतिरिक्त के रूप में। याद रखिएगा हमने अदर का इस्तेमाल किया था दूसरे के रूप में, यानी कि पहला और ये दूसरा। लेकिन कुछ चीज जो हटके हो, एडिशनल हो, अतिरिक्त हो, एक्स्ट्रा हो, उसके लिए हम एनोदर का इस्तेमाल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन देखिएगा। शी वांटेड टू बाई कैमरा। अब बताइए यहां पर क्या करेंगे? अदर, अदर कैमरा करेंगे, वह दूसरा कैमरा लेना चाहती है, या फिर एनोदर कैमरा लेना चाहती है। तो एब्सोल्युटली हमने अभी अभी बताया था, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, एक और अदर का मतलब दूसरा, मतलब पहला और दूसरा इस संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि एनोदर के साथ में सिंगुलर नाउन लगती है। क्लियर, याद रखना। हालांकि अदर के साथ में सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही लगते हैं, बट अदर का जो संदर्भ है वो दूसरे के सेंस में होता है। एनोदर का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इडियम अ पेनी फॉर योर थॉट, अ पेनी फॉर योर थॉट। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से पूछ लेते हैं भाई क्या सोच रहे हो, तो ये इडियम दिया गया है अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका मतलब यही है व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, नोट कर लेना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है,
ऑल इन अ डेज वर्क, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ काम ऐसे जुड़ जाते हैं जो हम सोच लेते हैं अ कोर्स ऑफ द डे, ये तो जिंदगी का पार्ट हो गए हैं, ठीक है ना, रोजमर्रा की जिंदगी के जुड़े हुए काम हो गए, इनसे काम इनको हमें करना ही करना है। मतलब इवन इन अ रूटीन वर्क, ये इवन इन अ रूटीन वर्क वन कैन फाइंड, ये नहीं होगा समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट, यानी भले ही कुछ अनयूजुअल और डिफिकल्ट हो बट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ समवन्स नॉर्मल रूटीन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में इस तरीके से होती हैं, जो होती तो ऐसे हैं जैसे कि हमारा कुछ नुकसान करने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली, यानी कि उस फैक्ट के अकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है, फॉर्च्यून में तब्दील हो जाती है। तो इसको ही हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। हैज अलग करिएगा, गुड अलग करिएगा, हैज गुड रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। जैसे कि ऐसा हो, आप जिस बस से सफर करने वाले हो और वो बस आपकी मिस हो जाए, आपको लगे बहुत बुरा हो गया, मैं वहां जाने वाला था, नहीं पहुंच पाया, लेट हो जाऊंगा, बट पता पड़े कि आगे चल के वो बस पंक्चर हो गई, मतलब वो उसका टायर फट गया, एक्सपायर कुछ भी दुर्घटना हो गई उस बस के साथ में, तब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लग तो बुरा रहा था बट ये बहुत अच्छा हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29 है, fill in the blank. There were not so many books. There were not so many books as. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। There were not so many books, वहां पर इतनी किताबें नहीं थी। As needed, यहां पर खाली जगह है, हमें पता लगाना है कि क्या भरा जाएगा। तो as it needed, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। Were needed, ये भी नहीं हो सकता। Was needed, absolutely. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब क्यों, देखिएगा, There were not so many books, अगर किसी सेंटेंस में as यूज किया गया है तो as के बाद में कोई मेन वर्ब है, इसका मतलब ये है कि as के बाद it छुपा हुआ है, ठीक है, as के बाद it छुपा हुआ है। अब it के साथ में अगर हमने needed लगाया है तो it needed तो नहीं होगा, इट नीडेड तो नहीं होगा, क्योंकि इट का मतलब ये किसी प्रोनाउन के तौर पे आया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब ये हुआ कि इट के साथ में डायरेक्टली नीडेड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो एज इट, और इट के साथ में क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एज इट वाज नीडेड, एज इट वाज नीडेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ही जो खुश कर देने वाली चीज होती है, मन को खुश करने वाली, अच्छी लगने वाली जो चीज होती है, ये क्या करती हैं, हैप्पी फीलिंग्स टू अ सैड पर्सन, एक दुखी व्यक्ति को हैप्पी फीलिंग्स देती हैं। तो गिफ्ट्स लगाएंगे, गिव लगाएंगे, विल लगाएंगे, डज गिफ्ट्स लगाएंगे। तो देखिए यहां पर आपको एक फ्रेज दिखाई दे रहा है, अ वैरायटी ऑफ। अ वैरायटी ऑफ अगर कहीं पर आ जाए, इसको ध्यान रखिए, अ वैरायटी ऑफ, जिसमें अ लगा हुआ है, ए लगा हुआ, मतलब अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट, एक्सवाइज कुछ भी हो जाए, तो यहां पर जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अ वैरायटी की जगह पे क्या हो जाए, द वैरायटी हो जाए, द वैरायटी हो जाए। तो ये जो वर्ब लगाएंगे ये कैसे लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मेरी बात को समझ लीजिएगा, यहां दिया अ वैरायटी ऑफ, मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी, तो क्या हो जाएगा, गिव। अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट गिव हैप्पी फीलिंग टू अ सैड पर्सन। अगर मैं यहां पे ये कर दूं द वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा गिव्स हैप्पी फीलिंग टू अ सैड पर्सन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।